वेलकम बैक टू फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। बच्चों टेस्ट नंबर 6 ऑनलाइन टेस्ट नंबर 6 और ऑफलाइन टेस्ट नंबर 4 दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस टेस्ट को बहुत अच्छे से दिया होगा और आपके रिजल्ट अच्छे आए होंगे। बच्चों हम लोग आज इस टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, इसका सलूशन हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर क्यों करना, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें कहा गया बच्चों अ कैंडल फ्लेम 0.5 सेंटीमीटर हाई इज केप्ट बिटवीन ए वॉल एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1.5 मीटर ओके सच दैट इट्स इमेज 1.5 सेंटीमीटर हाई इज फॉर्म्ड ऑन दी वॉल। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीखिए सब लोग। यहाँ पर कॉन्केव मिरर का नाम लिया गया है। कहीं पर बच्चों कॉन्केव मिरर ऐसे रहा होगा, ये कॉन्केव मिरर मैं बना देता हूँ। इसका कहीं प्रिंसिपल एक्सिस रहा होगा बच्चों, यहाँ कहीं इसका फोकल पॉइंट रहा होगा, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। ये अगर फोकल पॉइंट कहीं पर है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे होगा। ऐसे सवाल में ये कहा गया है कि जब कैंडल फ्लेम जो कि 0.5 सेंटीमीटर हाई है तो कहा गया है कि उसका जो एक मिरर बनाना है, किसी वॉल पे मिरर बन रहा है और ये कैंडल इसके पीछे बच्चों कहीं पर कोई वॉल है। यहाँ पर मैं एक वॉल मान लेता हूँ, ये दिस इज वॉल। यहाँ पर कहीं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, कहीं पर फोकल पॉइंट रहा होगा, ऐसे कहीं सिचुएशन रहा होगा। 0.5 सेंटीमीटर का कैंडल फ्लेम है और उसका जो इमेज बन रहा है इस सवाल के अंदर कहा गया है जो इमेज बन रहा 1.5 सेंटीमीटर हाई है। मतलब यहाँ के अंदर बच्चों जो इमेज बन रहा होगा वो मैग्नीफाइड होगा। जब जिस कैंडल फ्लेम की बात बच्चों वो कर रहा है वो वास्तव में 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जबकि उसका जो इमेज बन रहा है वॉल के ऊपर का रहा बन रहा है और कितना बन रहा है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वॉल के ऊपर बनने का मतलब यहाँ रियल बना होगा, ऐसे कहीं बना होगा बच्चों। और कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है 1.5 सेंटीमीटर, जबकि ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखता तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता और उतना ही बड़ा बनता, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा मुझे बनाना था। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में कहीं पाया जाएगा, कहीं रखा गया होगा। यहाँ बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको मैं यू मान लेता हूँ और जो इमेज का डिस्टेंस यहाँ से है, यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस तो वॉल के बराबर, यहाँ पर बच्चों ये वी हो गए। अब मैग्नीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मैग्नीफिकेशन बच्चों हमारे पास होता है V अपान यू, ठीक है, -V अपान यू बाई फार्मूला होता है। बच्चों अगर हम यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि यहाँ बनेगा रियल इमेज बनाना है वॉल पे रियल इमेज ही बनेगा। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा -3। क्यों? क्योंकि जो हमारा इमेज है 1.5 सेंटीमीटर है जबकि ऑब्जेक्ट 0.5 है। तो बच्चों यहाँ पर सिंपली हमारे पास हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है, और ये माइनस में आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा जो है एरेक्ट है और उसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ के अंदर बच्चों इस प्रकार से V बाई यू का जो रेशियो आएगा 3/1 के इक्वल आ जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि V की वैल्यू हमारे पास 3x है तो U की वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा। अगर मैं मिरर का इक्वेशन यहाँ पे लगाता हूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/V साइन कन्वेंशन के साथ सबको रखते हैं। 1/V का मतलब बच्चों 1/-3x साइन कन्वेंशन, V जो होगा माइनस में होगा और बच्चों यहाँ के अंदर प्लस हो जाएगा 1/U का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, -x। ऐसे U का मतलब कितना हो गया, -x और साइन कन्वेंशन के साथ -x। फोकल लेंथ यहाँ दिया गया है बच्चों, फोकल लेंथ यहाँ मिरर का दिया गया 1.5 मीटर।
यहाँ पर बच्चों फोकल लेंथ हमारा 1.5 मीटर है और ये भी निगेटिव में आएगा, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का निगेटिव होता है। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ के अंदर 1/3x माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, 1/x प्लस में आ जाएगा, 1/1.5 का मतलब 3/2 लिख लेते हैं इसको। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 3x एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 दैट मीन्स 4 इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ये वाला 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस प्रकार से बेटा यहाँ x की वैल्यू जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा 2 मीटर। ओके, x की वैल्यू 2 मीटर हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया लास्ट में, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द मिरर। वॉल और मिरर के बीच का डिस्टेंस मीन्स मुझे क्या बताना है, v। तो v की वैल्यू बच्चों 3x है, इसका मतलब 3 × 2 दैट मीन्स 6 मीटर इसका आंसर होगा। और 6 मीटर आंसर होने का मतलब करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों एक डायग्राम ये बना के दे दिया गया है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा अ प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड टू दी हॉरिजेंटल एट 60 डिग्री। हॉरिजेंटल से बच्चों प्लेन मिरर, ये कोई सा प्लेन मिरर रहा होगा, ऐसे ऐसे, और ये हॉरिजेंटल से बच्चों इंक्लाइंड है कितने डिग्री पर, हॉरिजेंटल से ये प्लेन मिरर जो है 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। बहुत बढ़िया। कहा गया है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दी प्लेन मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री एज शोन। कोई लाइट रे बच्चों प्लेन मिरर के ऊपर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ है, तो ये कहीं नॉर्मल रहा होगा, नॉर्मल से 30 डिग्री यहाँ बना रहा है। एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विथ द हॉरिजेंटल एज, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाएगा ये बताना है, हॉरिजेंटल से। बच्चों नो डाउट एक कहानी जो आप सबको पता होगा कि भाई यहाँ पर ये 30 डिग्री अगर है तो यहाँ पर नॉर्मल से जो ये वाला एंगल यहाँ पर बन के आएगा, ऐसे बच्चों ये भी 30 डिग्री ही होगा, 30 डिग्री ही होगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल है, ये इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ बच्चों। ये अगर नॉर्मल है इस सरफेस के ऊपर तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का 90 रहा होगा। 90 में से 30 इधर निकल गया तो यहाँ कितना बना, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ 60 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा के ऐसे चेक कराऊँ आपको, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो हमारा हॉरिजेंटल है ये, और ये वाली लाइन जो है, आप ये देखो कि ये वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर है। ये जो लाइट रे बच्चों यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया हुआ है ऐसे, ये वाले लाइट रे, ये वाला लाइट रे जो ऐसे जा रहा है यहाँ, और बच्चों यहाँ पर ये हॉरिजेंटल, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है। देखो बच्चों, दो पैरेलल लाइनें अगर कट करें, दो पैरेलल लाइनें अगर हों और तीसरी लाइन ऐसे कट करे तो यहाँ का एंगल यहाँ के बराबर होता है। मीन्स अगर दिस एंगल इक्वल टू दिस है, मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो बच्चों ये देखो, ये 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री प्रूव हो जा रहा है, तो पक्का है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी मतलब हॉरिजेंटल और यहाँ के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में। बच्चों सीधी सी बात है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट बच्चों ऐसे हो गया होगा 30 डिग्री, तो पक्का ये 60 डिग्री होगा। ये तीसरी लाइन कट कर रही इन दोनों लाइनों को बच्चों, और ये भी 60 डिग्री है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों लाइनें क्या हों, पैरेलल हों। तो बच्चों ये लाइन पैरेलल होगा, हमसे डायग्राम जैसा भी बना हो, बशर्ते इस सवाल का जो जवाब होगा बच्चों वो ये होगा, हॉरिजेंटल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल यहाँ के अंदर बनेगा वो 0 डिग्री होगा। और इस तरह से यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमसे कहा गया है, यूनिट वेक्टर अलोंग अ रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर इज दिस। बच्चों कोई प्लेन मिरर के ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, और जिस रास्ते पर, जिस पाथ पे चल के इंसिडेंट हुआ होगा उस रास्ते को, उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक बच्चों यहाँ
वेक्टर का सहारा लिया गया है। चलो मैं मान लेता हूं दिस वेक्टर इज ये, या यूनिट वेक्टर दिया गया है, तो बच्चों इसको मैं मान लेता हूं यूनिट वेक्टर ये। यहाँ के अंदर इसको लिखा गया है 1/√, के अंदर 3, यहाँ पर है आई कैप, और यहाँ पर है बच्चों जे कैप, और यहाँ पर हमारे पास प्लस के कैप, ऐसे इंसिडेंट वाला है। और यहाँ के अंदर बच्चों एंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग नॉर्मल, नॉर्मल के अलांग यूनिट वेक्टर जो है उसको मैं एन कैप मान लेता हूँ, नाम ऐसे दे देता हूँ। और इसको बच्चों उन्होंने लिखा है कितना, 1/√, में 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस ऑफ जे कैप, ऐसे बच्चों दिया गया है। ठीक है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द रिफ्लेक्टेड रे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बच्चों इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, तमाम तरीके हो सकते हैं। एक आसान तरीका ये जान लीजिए कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे एज यूनिट वेक्टर दिया हो और नॉर्मल दिया हो और रिफ्लेक्टेड के बारे में पूछा जाए, तो इंसिडेंट रे जो है उसके अलांग जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी मदद से अगर आप रिफ्लेक्टेड रे, मान लो रिफ्लेक्टेड रे के अलांग यूनिट वेक्टर बी कैप हो, तो बच्चों जब इसको आप लिखोगे ना, तो आप एक काम करना, जो नॉर्मल में जो कंपोनेंट मौजूद हैं, जो कंपोनेंट नॉर्मल में मौजूद हैं, वो कंपोनेंट यहाँ का रिवर्स कर दीजिएगा। रिवर्स करने का मतलब ये है कि उसका साइन अपोजिट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो नॉर्मल के अलांग यूनिट वेक्टर दिया है वो आई कैप प्लस जे कैप, दोनों प्लस में है। तो यहाँ पर बच्चों जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे के अलांग यूनिट वेक्टर अगर देखेंगे तो एज इट इज एक बार वही कॉपी कर लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और इसमें चेंजिंग क्या लाना है आपको, चेंजिंग ये लाना है जो नॉर्मल के अलांग कंपोनेंट मौजूद हैं उनके साइन को रिवर्स कर देना है। जैसे इसमें आई कैप जे कैप मौजूद है, तो बच्चों आई कैप के साइन को यहाँ रिवर्स कर देना है। यहाँ प्लस आई कैप है तो माइनस आई कैप हो जाएगा, यहाँ प्लस जे कैप है तो ये प्लस जे कैप का कौन सा हो जाएगा, माइनस जे कैप। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर बच्चों कंपोनेंट मौजूद हैं नॉर्मल के अलांग, उन कंपोनेंट का साइन यहाँ जाकर जो भी साइन ऑलरेडी रहा होगा उसको रिवर्स कर देना है। हमने रिवर्स कर दिया तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमें बच्चों यहाँ रिफ्लेक्टेड रे के अलांग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारे पास आएगा, दिस विल बी ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमसे कहा गया है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज, क्रिटिकल एंगल बच्चों दिया गया 30 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल का अगर नाम उन्होंने लिया है, इट मीन्स TIR से कोरिलेट कर रहे हैं। और TIR तब होगा बच्चों जब कोई लाइट रे डेंसर से रेरर में जाने का प्रयास करे। यहाँ पर कोई लाइट रे बच्चों जब डेंसर मीडियम से, सपोज करिए कोई लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में, कोई एक मीडियम को मैं डेंसर मान लेता हूँ, कोई एक को रेरर मान लेता हूँ। तो क्योंकि TIR की बात हुई, क्रिटिकल एंगल की बात हुई है, तो ये पक्का है लाइट रे डेंसर से रेरर में जाने का प्रयास किया होगा और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसको टच करता हुआ ऐसे गया होगा। बच्चों क्रिटिकल एंगल को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, साइन आई सी इक्वल टू होता म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर इन दी सेंस रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू डी इन दी सेंस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रहे यहाँ क्रिटिकल एंगल हमको दिया गया बच्चों 30 डिग्री है, ये हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी। अच्छा, हमसे कहा गया है कि लाइट वेलोसिटी इन दी मीडियम, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, पेयर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम, और दूसरा मीडियम जो रेरर यहाँ पर होगा वो वैक्यूम है बच्चों। तो यहाँ के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी और म्यू डी को सिंपली मैं म्यू मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन म्यू, क्योंकि दूसरा मीडियम यहाँ वैक्यूम है इसलिए बच्चों यहाँ म्यू आर की जगह 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 हो गया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/μ, यानी म्यू की वैल्यू जो डेंसर मीडियम के लिए रहा होगा कितना आ गया बच्चों, 2। अगर म्यू की वैल्यू 2 है तो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, लाइट की वेलोसिटी इन ये मीडियम इज इक्वल टू c/μ, यही ना,
सी की वैल्यू हम सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 2। इस प्रकार से बच्चों v की वैल्यू जो यहाँ के अंदर होगा वो हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर होगा। और अगर आंसर इतना है तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो आएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमसे कहा गया है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द AB इंटरफेस इज थीटा। If speed of light in medium B is v, the speed of light in medium A is। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 सॉल्यूशन। यहाँ पर दो मीडियम का इंटरफेस है बच्चों। सपोज करिए दो मीडियम का इंटरफेस ये रहा, इसमें एक मीडियम ये होगा और एक मीडियम बी होगा। क्रिटिकल एंगल की अगर बात उन्होंने हमसे किया है तो ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल का मतलब TIR से कोरिलेट करना है, और TIR तब होगा जब लाइट रे डेंसर से रेरर में जाने का प्रयास करे। पहला मीडियम ये मानेंगे, दूसरा मीडियम बी मानेंगे। जिस तरह से सीरियल से दिया है AB इंटरफेस मतलब पहला मीडियम ये है, दूसरा मीडियम बी है। पहले से दूसरे में जा रहा और TIR का केस बन रहा है, मतलब ये वाला मीडियम डेंसर हो गया और ये वाला मीडियम क्या हो गया, रेरर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, सब लोग ध्यानपूर्वक इस बात को समझने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो, आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करो। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उन्होंने कहा थीटा है। इसका मतलब बच्चों जब लाइट रे ऐसे आया होगा थीटा एंगल पर, डेंसर से रेरर जाने का प्रयास किया होगा तो दोनों मीडियम की बाउंड्री को टच करके जाने लगा होगा। यहाँ पर बच्चों हमारे पास म्यू ये यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू बी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर हम क्रिटिकल एंगल की भाषा में इसको लिखें तो साइन IC इक्वल टू हम लोग लिखा करते हैं म्यू R अपॉन म्यू D। बहुत बढ़िया। यहाँ के अंदर बेटा साइन IC के जगह हो जाएगा थीटा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस क्वेश्चन में थीटा के इक्वल दिया है। दिस विल बी इक्वल टू म्यू R अपॉन म्यू D, जिसको म्यू R अपॉन म्यू D मैंने कहा म्यू R का मतलब बच्चों रेरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू B हो गया। म्यू D का मतलब डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि बच्चों क्या हो गया, म्यू ये हो गया। ऐसे ऐसे सब लोग सीखें, सब लोग समझें, सब लोग बच्चों आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमसे कहा गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। मीडियम ए में लाइट की स्पीड क्या होगी, मीडियम ए में बच्चों लाइट की स्पीड क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। जबकि मीडियम बी में लाइट की स्पीड v के बराबर दिया है। बच्चों यहाँ पर आपको पता है किसी मीडियम में लाइट की स्पीड उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं कहूँ लाइट की स्पीड इन मीडियम बी डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन मीडियम ए, दिस विल बी इक्वल टू बच्चों म्यू लाइट की स्पीड इन मीडियम ए, दिस विल बी इक्वल टू म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी। उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी मतलब 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों आ गया 1 अपॉन साइन थीटा। म्यू बी अपॉन म्यू ए की वैल्यू आप देखिए साइन थीटा के बराबर है, तो म्यू ए अपॉन म्यू बी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। मीडियम बी में बच्चों लाइट की वेलोसिटी दे रखा है, उसने कहा मीडियम बी में लाइट की वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर v हो गया और हमसे v ये पता करना हमको 1 अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, v ये मीडियम ए में लाइट की स्पीड हो जाएगी v साइन थीटा। v साइन थीटा आंसर आया। इसका मतलब करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग लेंगे बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पर बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमसे कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये पर्टिकुलर मटेरियल इज 1.67 फॉर ब्लू लाइट। ओके बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ब्लू लाइट के लिए उन्होंने हमको दिया है 1.67 ऐसे ब्लू लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
और येलो लाइट के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर इंटरमीडिएट कलर यानी येलो लाइट के लिए दिया गया है 1.65। ओके, और बच्चों यहाँ पर दिया गया रेड कलर के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, दिस इज आल्सो गिवन हियर 1.63। हमसे कहा गया बताइए सर डिस्पर्सिव पावर यहाँ मटेरियल का क्या होगा। तो डिस्पर्सिव पावर मीन्स ओमेगा से हम लोग लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास होता था म्यू वी माइनस ऑफ म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। आपको याद होगा यहाँ वायलेट कलर हमारा बच्चों ना दे करके ब्लू दिया है, तो लगभग इन दोनों का सेम होता है, यहाँ आप ब्लू कर लीजिए। बस यही आपको सॉल्व कर लेना है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये है, सबकी वैल्यू रख के हम लोगों को सॉल्व कर लेना। 1.67 माइनस ऑफ 1.63 दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 1.65 माइनस ऑफ 1। ओमेगा की वैल्यू बच्चों मेरे पास हो जाएगा 0.04, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 0.65। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 65। सॉल्व करके आंसर निकालना है बेटा, आई होप इतना काम आप कर लोगे। सॉल्व करके जब इसका आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.0615 यहाँ ऑप्शन सी जाएगा 0.0615। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी would be the correct choice in this particular question. Now we have question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमसे कहा गया है रेफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। कोई प्रिज्म है बच्चों, उसका रेफ्रैक्टिव एंगल प्रिज्म का मतलब प्रिज्म एंगल होता है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन जी ने। यहाँ पर रेफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म दैट मीन्स प्रिज्म एंगल यहाँ के अंदर दे रखा, दिस इज 60 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। हमसे कहा गया बच्चों फिर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। प्रिज्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 3/2 के इक्वल दे दिया गया है। बहुत बढ़िया। कहा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ये रे ऑन दी प्रिज्म सच दैट इट सफर्स मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा गया है कितना होगा जबकि यहाँ डेविएशन की वैल्यू क्या है, मिनिमम आए। जब डेविएशन मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये सवाल हमसे पूछा गया बच्चों। सब लोग ध्यान से सुने। अगर बच्चों डेविएशन मिनिमम है तो कई तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के हो सकते हैं। फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए बच्चों हमारे पास एक तरीका ये हो सकता है, डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर दें, साइन आई अपान साइन आर, और साइन आर मतलब साइन a/2 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों साइन आई के जगह पर मैं पूरा इक्वेशन आपको लिख के दिखाऊं तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखते थे डेल्टा की मिनिमम वैल्यू प्लस ऑफ ये डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हो जाता था बच्चों साइन a/2। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमको उन्होंने दे रखा 3/2 साइन। बच्चों ध्यान दीजिए कि इस फार्मूले में जो हम यहाँ लिखते हैं ना, ये साइन समथिंग, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 बराबर होता है, और वो सारी चीज़ें लगा करके जब हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला जो एंगल यहाँ इस ब्रैकेट को आप देख रहे हो ये वास्तव में एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। तो इसके जगह पर सिंपली मैं साइन आई लिखूंगा डिवाइडेड बाई साइन आर, और R1 प्लस R2 इक्वल टू प्रिज्म एंगल होता है। जब मिनिमम डेविएशन का केस होता तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हम लोग मान लेते हैं, तो R1 प्लस R2 मतलब 2R इक्वल टू ये हो जाता है प्रिज्म एंगल के बराबर। और बच्चों यहाँ पर जो हमारा R की वैल्यू आ जाता है ये /2 होता है। तो फिलहाल यहाँ साइन, क्योंकि प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पर बच्चों साइन 60/2 यानी कि 30 डिग्री हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन आई की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो होगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, और साइन 30 को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2।
सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3/4 और 3/4 का हो जाने का मतलब 0.75। क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए, साइन इनवर्स 0.75 की वैल्यू 49 डिग्री दिया है। इट मीन्स बच्चों आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75 और यहाँ पर बच्चों इतने की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ 49 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर मेरे पास होगा 49 डिग्री और करेक्ट ऑप्शन जो होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमसे कह रहे हैं इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेजेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों इंटरमीडिएट इमेज कैसा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों दो कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे, याद करिए, और एक ऑब्जेक्टिव होता था, एक आई पीस होता था। जो इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया जाता था बच्चों, वो कैसा होता था, रियल होता था, इन्वर्टेड होता था और थोड़ा सा एनलार्ज भी होता था। ठीक है, जो हमारा टारगेट था जिससे हमें बेनिफिट होना था उसके हिसाब से अगर आंसर देंगे तो इमेज हमारा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इंटरमीडिएट इमेज की बात कर रहे हैं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और एनलार्ज यानी मैग्नीफाइड होगा। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन सी होगा। अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो बच्चों लेक्चर तो आपने किया, वहाँ मैंने डिटेल बताया, एक बार राइवल की रीडिंग लगा लीजिएगा। यहाँ के लिए फिलहाल जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमसे कह रहे हैं अ गैलीलियन टेलीस्कोप मेजर्स 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टू आई पीस। गैलीलियन टेलीस्कोप में बच्चों ऑब्जेक्टिव से आई पीस के बीच का सेपरेशन एक तरह से दिया गया है जिसको 9 सेंटीमीटर बोला गया है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्ट के साइड रहता है वो कॉन्वेक्स होता है और बच्चों जो आई पीस होता है वो कॉन्केव होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये दोनों की कॉमन एक्सिस हो गई। यहाँ के अंदर नॉर्मल सेटिंग में जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे हमें बनाना हो तो बच्चों सिचुएशन ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट तो कहीं बहुत दूर है। अगर इसके एब्सेंस में देखें तो हमारा इमेज यहाँ कहीं बन रहा होता और इमेज जो यहाँ कहीं बन रहा होता वो इसके ऑब्जेक्टिव के, दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आई पीस। जो हमारा इमेज बन रहा होता बच्चों ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर दूरी पर बन रहा होता, एफओ लेंथ पर बन रहा होता। और यहाँ के अंदर बच्चों क्योंकि हमें फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर लेके जाना है तो ये ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे कि ये कहाँ पे रखा हो, इस आई पीस के फोकल पॉइंट पे। मतलब ये वाली दूरी जो हमारी होनी चाहिए बच्चों ये एफ ई के बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में जो सेपरेशन आएगा यहाँ से यहाँ तक का, दिस वन मान लेते हैं ये यक्स है, तो बच्चों यक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एफ ओ माइनस ऑफ एफ ई। अब ध्यान रहे केवल यहाँ मैग्नीट्यूड रखना, साइन कन्वेंशन नहीं रखना, कुछ भी सीधे सीधे बड़ा माइनस छोटा डिस्टेंस करना है। बच्चों यहाँ पर ये जो सेपरेशन हमको उन्होंने दे रखा है 9 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, एक्स के जगह हो गया 9 और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हो गया माइनस एफ ई, यानी कि बच्चों एफ ई की वैल्यू 15 माइनस 9 दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर हमारे पास एफ ई की वैल्यू आ गई। सवाल में उन्होंने हमसे कहा है मैग्नीफाइंग पावर यहाँ के लिए क्या होगा। इनफैक्ट हमसे एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा गया है। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा एफ ओ अपान एफ ई के बराबर और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन यहाँ आता है। ये गैलीलियन टेलीस्कोप का केस है। अब बच्चों एफ ओ की वैल्यू उन्होंने 15 दिया था, एफ ओ की वैल्यू उन्होंने 15 दिया था और एफ ई की वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं, कितना है 6। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये 2 बार गया, 3 से कट कर दीजिए और ये 5 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5।
इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन यहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2.5 के इक्वल आएगा। और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों उन्होंने कहा है इफ टू वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरिंग बाय ए कांस्टेंट फेज एंगल ऑफ 60 डिग्री superpose at certain point in space, okay, then the intensity of resulting wave। बच्चों सिंपल सा सिचुएशन है, दो वेव हैं, दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट दोनों के बीच का एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस 60 डिग्री है। जहाँ पे फेज डिफरेंस 60 डिग्री उस जगह दोनों सुपरपोज किए हैं, सुपर इम्पोज किए हैं और वहाँ पर पूछा गया रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। यहाँ के लिए जो हमसे पूछा गया है रिजल्टिंग इंटेंसिटी, उसके लिए हमारे पास तरीका यही होगा I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों पहला जो वेव है उसकी इंटेंसिटी मेरे पास I0 है, दूसरा जो वेव है उसकी इंटेंसिटी भी I0 है। और बच्चों यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I0 इंटू कॉस फाई, और फाई की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों 60 डिग्री के इक्वल है, तो कॉस 60 डिग्री हो गया। बहुत सामान्य सा यहाँ क्वेश्चन ये बन गया I0 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट में I0 इंटू I0, तो इस स्क्वायर रूट हट जाएगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा 1/2, और इस तरह से 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या हो गया 3I0 के बराबर, सिग्मा I दिस बिकम्स इक्वल टू 3I0। और इस तरह से बच्चों जो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों हमसे कहा गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 7th मैक्सिमम विथ वेवलेंथ λ1 इज एट ए डिस्टेंस d1 एंड 7 मैक्सिमम विथ वेवलेंथ ऑफ λ2 एट ए डिस्टेंस d2। कहाँ से डिस्टेंस? स्क्रीन के सेंटर से, ऑब्वियस सी बात है, मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस इज 11th। देखिए यहाँ पर बच्चों 2 स्लिट्स हैं, स्लिट नंबर 1 स्लिट नंबर 2, और यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है। ये बच्चों स्क्रीन का कहीं सेंटर होगा और यहाँ 2 अलग अलग वेवलेंथ यूज किए गए हैं, 2 अलग अलग वेवलेंथ यूज किए गए हैं। यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि 7th मैक्सिमम, जब λ1 वेवलेंथ वाला 7वां मैक्सिमम है तो डिस्टेंस d1 पे है। ये वाला डिस्टेंस कितना है d1, और यहाँ पर 7th मैक्सिमम है, 7th मैक्सिमा कह लीजिए है, कौन से वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग λ1। और बच्चों यहाँ पर कोई और डिस्टेंस है, स्क्रीन के सेंटर से दिया गया होगा ऑब्वियसली, d2 डिस्टेंस पे है, और यहाँ पर भी 7th मैक्सिमम मिल रहा है, 7th मैक्सिमा यहाँ पर भी बच्चों हमें मिल रहा है, और ये वेवलेंथ λ2 वाला है। तो हमसे ये पूछा गया है कि सर आप ये बताइए d1 और d2 का रेशियो क्या रहा होगा। बच्चों मैक्सिमा की जो पोजीशन होती है, जिसको सपोज करिए मैं x लिख दूं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, तो यहाँ के अंदर बच्चों आता है n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, यही होता है। स्मॉल d बच्चों ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है, ट्रेडिशनली जो आप जानते हो वही सब है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ के अंदर कैपिटल D बच्चों स्लिट और स्क्रीन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ x लिखा है वो यहाँ d से दिया हुआ है, और जिसको मैंने यहाँ d लिखा हुआ है वो इनफैक्ट यहाँ होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है तो बदल नहीं रहा, सबके लिए सेम है। 7th दोनों के लिए है, तो n की वैल्यू दोनों केस में क्या हो गया 7। कैपिटल D दोनों के लिए कांस्टेंट है, एक ही है, तो यहाँ पर x जो हमारे पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लैम्डा।
इसका मतलब बच्चों यहाँ के लिए हम लिखेंगे x1 अपान x2 इक्वल टू λ1 अपान λ2। x1 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों हमको दे रखा है d1 और x2 को दे रखा है d2। यहाँ मैंने एक को छोटा एक को बड़ा अपने अनुसार मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू λ1 अपान λ2। ओके, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा λ1 अपान λ2 के बराबर आ जाएगा। और बच्चों इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल टेक हियर दिस विल बी ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों हमसे उन्होंने कहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज मेड इन ए लिक्विड। YDSC बच्चों किसी लिक्विड के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। द 10th ब्राइट फ्रिंज इन द लिक्विड लाइज वेयर 7th डार्क फ्रिंज लाई इन वैक्यूम। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास है 12। फ्रिंज जो लाई करेगा स्क्रीन पे करेगा। ठीक है, तो कह रहा जब लिक्विड की बात कर रहे हैं तो जिस जगह पे 10th ब्राइट बैंड लाई कर रहा है उसी जगह पे 6th डार्क बैंड लाई कर रहा है जब वैक्यूम में होता है। तो बच्चों यहाँ पर जगह से मतलब स्क्रीन अगर ये है तो बच्चों यहाँ पर 2 स्लिट ऐसे बने रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर इस पोजीशन पर इसकी वैल्यू सेंटर से मैं x मान लेता हूँ, स्क्रीन के सेंटर से दूरी x है। जिस पोजीशन पर जब ये पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, कोई लिक्विड हो सकता है, लिक्विड के अंदर है तो यहाँ पे बच्चों क्या बन रहा है 10वां 10th ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। और जब यही वैक्यूम में है तो ठीक इसी जगह पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है बच्चों क्या 6th डार्क फ्रिंज मिल रहा है, 6th डार्क बैंड मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 10th ब्राइट बैंड, 10th ब्राइट बैंड या फ्रिंज, ये बच्चों इसका जो पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज, दिस विल बी ओवरलैप्ड विद द पोजीशन ऑफ क्या 6th डार्क फ्रिंज। लेकिन ये जो केस है ये एयर में है या वैक्यूम में है, ये बच्चों हमें वैक्यूम के अंदर दिख रहा है और ये तब मिल रहा है जब लिक्विड के अंदर हुआ करते हैं तब। तो हमसे पूछा गया है कि सर आप बताइए यहाँ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा। समझिए सब लोग, बच्चों ब्राइट बैंड की पोजीशन हम लोग ऐसे लिखते हैं n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ठीक है बच्चों, यहाँ पर n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। तो n के स्थान पे यहाँ पर 10वां ब्राइट है तो n के स्थान पर क्या आ गया 10। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये लैम्डा है तो वैक्यूम वाला मैं मान लूँगा लैम्डा नॉट है। यहाँ के अंदर बच्चों कैपिटल D अपान स्मॉल d, ये तो वही रहेगा। अब यहाँ आते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, हम लोग बच्चों इसके पोजीशन को ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 2n-1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2d। ये होता है पोजीशन या सेंटर से nth डार्क बैंड का पोजीशन। अब देखो इसमें बदलाव क्या करना है बच्चों, n के स्थान पर यहाँ मुझे लिख देना है कितना 6, 6ठा डार्क है। लैम्डा के स्थान पर, क्योंकि वैक्यूम का केस है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, लैम्डा नॉट कर देते हैं, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों सब मिला जुला कर लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d, लैम्डा नहीं लैम्डा तो रहने दीजिए, कैपिटल D स्मॉल d यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 लैम्डा, दिस विल बी इक्वल टू 12 - 1 मीन्स 11 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। बच्चों इस तरह से लैम्डा नॉट और लैम्डा का यहाँ पर रेशियो हमें मिल जाएगा। देखिए सब लोग बच्चों, लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू, लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाई 20 हो गया। इसको यहाँ रहने दीजिए, अभी आगे काम आएगा। हमसे पूछा गया कि सर आप ये बताइए कि जो हमारा
लिक्विड है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ क्या रहा होगा, यही पूछा है ना, हमसे पूछा गया है दी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज अप्रॉक्सीमेटली, लगभग में बताना है। तो बच्चों यहाँ लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है और वैक्यूम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू नॉट है। तो बच्चों यहाँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा। इसका मतलब हमारे पास बच्चों जो लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा का मतलब बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 11 और म्यू नॉट वैक्यूम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स 1। यहाँ के अंदर बच्चों हमारा आंसर होगा 20/11। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट लगभग आ जाएगा 1.8, लगभग में आंसर पूछा गया है 1.8 के अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा। और इस तरह से करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग लेंगे बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों कहा गया है इफ द पोलराइजिंग एंगल ऑफ अ पीस ऑफ ग्लास फॉर ग्रीन लाइट इज 54.74 डिग्री देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म मेड ऑफ सेम ग्लास। जिस ग्लास पे पोलराइजिंग एंगल की बात की गई है उसी ग्लास का अगर प्रिज्म बनाया जाए और इक्विलैटरल प्रिज्म बनाया जाए तो उसके लिए मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्या होगी। बच्चों पहला जो कंडीशन दिया पोलराइजिंग एंगल, ब्रूस्टर्स लॉ के अनुसार म्यू की वैल्यू बच्चों tan IP के बराबर होता है। इसका मतलब म्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर tan IP और IP का मतलब यहाँ के अंदर बच्चों उन्होंने दिया है 54.74 डिग्री। जो पोलराइजिंग एंगल दिया है बच्चों 54.74 डिग्री। और ये बच्चों यहाँ इस सवाल में इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी, वैसे सवाल में छपना चाहिए था, नहीं छपा कोई बात नहीं। यहाँ पर ये बहुत जगहों पे यूज में आता है बच्चों। और इतने अगर tan इतना डिग्री है तो इतने की वैल्यू √2 के बराबर आता है, ठीक है। यानी म्यू की वैल्यू जिस ग्लास की वो बात कर रहा है उस ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू यहाँ √2 होगा, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा है तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में मिनिमम डेविएशन का सिचुएशन हम देखें तो म्यू की वैल्यू ये बच्चों आ जाएगा साइन डेल्टा मीन प्लस ऑफ ये डिवाइडेड बाई 2, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई साइन A/2। ओके बच्चों ध्यान से देखिए, म्यू की वैल्यू यहाँ के लिए बच्चों हो जाएगा √ के अंदर 2 और साइन ऑफ यहाँ पर डेल्टा मीन प्लस ऑफ ये, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है इसलिए ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 60 डिग्री। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई साइन A/2। साइन A/2 का मतलब साइन कितना डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये की वैल्यू 60 होगा, 60/2 करेंगे तो आंसर यहाँ क्या आएगा 30 डिग्री। अच्छा, इस प्रकार से बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा की मिनिमम वैल्यू प्लस ऑफ ये दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 2 और ये की जगह क्या है 60। बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा साइन 30 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों दिस मच इंटू 1/2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा √2 इंटू 1/2, 1/√2 के इक्वल आ गए। अगर बच्चों साइन समथिंग की वैल्यू 1/√2 आ रहा है इट मीन्स दिस समथिंग विल बी इक्वल टू, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा जो भी एंगल होगा साइन डेल्टा मीन प्लस 60/2, ये बच्चों 45 डिग्री के बराबर आना चाहिए। और अगर इतना आना चाहिए तो बच्चों डेल्टा की जो मिनिमम वैल्यू होगी प्लस ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों डेल्टा की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ के अंदर होएगी, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 30 डिग्री, यानी कि मिनिमम डेविएशन जो यहाँ के अंदर आएगा बेटा वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए आएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर
question. We have question number 40. Question number 14 says, in a Young's double slit experiment, double slit setup, the fringes pattern is seen on the screen placed at a distance capital D, which is usually okay. The slits are separated by a distance small d and are illuminated by light of wavelength lambda. ठीक है. The distance from the central point to the nearest point where the intensity falls to half of the maximum. इंटेंसिटी बच्चों मैक्सिमम का आधा हो वो कहाँ पे होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट टू द नियरेस्ट पॉइंट. YDSC की बात हो रही बच्चों. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40. YDSC में इस तरह से बच्चों दो स्लिट्स रहे होंगे, इनके सामने एक स्क्रीन रहा होगा, सेंटर से एक लाइन चलाएंगे, ये कहीं स्क्रीन का सेंटर होगा. कहीं पर बच्चों यहाँ पर तो पक्का है मैक्सिमा सेंटर पे मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है. और फिर बच्चों आगे जाके फिर कहीं मैक्सिमा मिलेगा और बीच में कहीं मिनिमा मिलेगा. मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, यहाँ पर बच्चों अगला मैक्सिमा कहीं मिलेगा और बीच में ये पहला मिनिमा यहाँ कहीं मिलेगा, मिनिमा ऐसे मिलता जाएगा. सवाल ने आपसे क्या कहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट टू विच टू द नियरेस्ट पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम. इंटेंसिटी बच्चों यहाँ के अंदर क्या हो जाए? मैक्सिमम का आधा हो जाए. बच्चों जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ होगा, जहाँ पर इंटेंसिटी बच्चों मैक्सिमम का हाफ होगा, वहाँ के अंदर फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना होगा? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं. जनरली जब दोनों स्लिट की चौड़ाई सेम होगी, कुछ नहीं कहा, सेम ही मान के चलेंगे. जब दोनों स्लिट की चौड़ाई सेम होती, विड्थ सेम होता बच्चों, तो जो इंटेंसिटी यहाँ से निकलता है पहले स्लिट से, वही इंटेंसिटी दूसरे स्लिट से निकलता है. मैं पूरा डायग्राम यहाँ नहीं बना रहा हूँ. तो बच्चों ऐसे केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमारे पास रिजल्टिंग वेव का कहीं पे आता है वो 4I हो जाता है. अगर प्रत्येक का I है, यहाँ से I इंटेंसिटी का वेव गया और यहाँ से I का, तो बच्चों यहाँ पर ओवरऑल इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाता? 4I. लेकिन सवाल में कहा जिस पर्टिकुलर पोजीशन की बात वो कर रहा है उस जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ है. तो बच्चों अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैं इक्वेशन लगाऊं तो हो जाएगा I1 जो कि I है, I2 जो कि I है, प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2 दोनों ही सेम होंगे, इंटू cos फाई. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, जिस पर्टिकुलर लोकेशन की बात किया गया है वहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो मैक्सिमम का आधा, मैक्सिमम का हाफ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 2I. यहाँ के अंदर बेटा ये हो गया 2I प्लस आप 2 टाइम्स ऑफ I इंटू कॉस फाई. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी. 2I मिल करके माइनस होकर के 0, कॉस फाई 0. इसका मीनिंग ये हुआ बेटा फाई की वैल्यू यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन, π/2 रेडियन. अगर बच्चों फेज डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस क्या रहा होगा? फेज डिफरेंस अगर इतना है तो पाथ डिफरेंस यहाँ के अंदर क्या रहा होगा? अगर इसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करना तो इसको ऐसे कर लो 2π/4, π/2 को कर लो 2π/4, ऐसे लिख सकते हैं ना. इसका मतलब बच्चों 2π जब पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो तो 2π को लैम्डा से रिप्लेस कर दो. यहाँ के अंदर बच्चों इसका मतलब पाथ का डिफरेंस यहाँ के अंदर कितना रहा होगा? कितना रहा होगा बच्चों? पाथ का डिफरेंस यहाँ के अंदर रहा होगा, इसके जगह लैम्डा रख लो, λ/4. आसानी से फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में आपने बदल दिया. तो सब मिला जुला करके ये लोकेशन पूछा, ये कहाँ पे होगा, कितने दूरी पर होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, यही ना. इसका डिस्टेंस बच्चों सेंटर से कितना होगा, x की वैल्यू आपसे पूछ रखा है. बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने इसको सीखा था तो डिफरेंट जगहों पे मैक्सिमा मिनिमा ऐसे बच्चों बन रहे थे. हम इस पर्टिकुलर जगह की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह की बात यहाँ करने जा रहे हैं. हमने यहाँ पर क्या निकाला था? ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर बच्चों क्या निकाला था? ऐसे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा किया था, याद करिए.
जब परपेंडिकुलर लाइन यहाँ के अंदर कहीं पे आ गया था तो बच्चों ये वाला एंगल थीटा था और यही हमारा पाथ डिफरेंस के बराबर हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, पाथ डिफरेंस के बराबर हो रहा था, यानी पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स मैं लिख रहा हूँ तो यही वाला हमारा डेल्टा एक्स के बराबर होगा। और ये वाला डिस्टेंस याद करिए डी हुआ करता था। हम लोग पाथ डिफरेंस निकाला करते थे तो यहाँ पर बच्चों पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू डी साइन थीटा के इक्वल आ गया था। ओके, और बच्चों यहाँ पर आप लोगों को इतना याद होगा, ना याद हो तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी लगभग थीटा ही बन रहा था। और अगर ऐसा हो रहा था तो बच्चों हम लोगों ने साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ बहुत छोटे थे, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू लगभग थीटा, तो थीटा की वैल्यू आर्क अपान रेडियस के अनुसार हम लोगों ने रखा था। इसको लगभग डी इंटू थीटा ही लिख लेते हैं। और यहाँ d इंटू थीटा के जगह पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा यक्स अपान दिस मच, यक्स अपान दिस मच, यानी कि बच्चों यहाँ पर आ जाएगा यक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो डेल्टा यक्स हमारे पास आ गया बच्चों डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। हमें यक्स निकालना है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल के रख चुके हैं। दिस इज लैम्बडा बाई 4, दिस इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। और इस प्रकार से बच्चों यक्स की वैल्यू जो इसकी हमें तलाश थी हो जाएगा लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। ठीक है, लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा बच्चों ऑप्शन डी में। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हमारे पास यहाँ के लिए होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों कहा गया है इन अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एट ए सिंगल स्लिट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर। लाइट का वेवलेंथ बच्चों फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है, उसमें 600 नैनोमीटर के इक्वल लिया गया है। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट 4 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पहला डिफ्रैक्शन मिनिमम बच्चों कहाँ पे मिल रहा है? सेंटर से, सेंटर ऑफ स्क्रीन इनफैक्ट होगा 4 मिलीमीटर पे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 की बात यहाँ पर हो रही है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में बच्चों हम लोग याद करिए निकाले थे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यहाँ के अंदर आ रहा था ये साइन थीटा, और ये साइन थीटा को लगभग हम लोगों ने ये इंटू थीटा लिख लिया था ऐसे। और यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन लगाया था, और थीटा की वैल्यू याद करिए डेल्टा, ये थीटा की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों अगर ये हमारा स्लिट था, चलिए बना ही देते हैं, ये स्लिट था ऐसे, और यहाँ स्क्रीन था। स्लिट के पोजीशन से हम सेंटर से चले, यहाँ स्क्रीन के सेंटर पर मिले बच्चों। यहाँ पर भी लगभग वैसा ही डेरिवेशन आ रहा था। एक लाइट रे यहाँ स्लिट के एक कॉर्नर से, अगला लाइट रे स्लिट के अगले कॉर्नर से जाके यहाँ सुपर इम्पोज हो रहा था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। यहाँ पर बच्चों हम पाथ डिफरेंस दोनों ये वाले रे और ये वाले रे के बीच में पाने के लिए ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचे थे। ये हमारा पाथ डिफरेंस के बराबर आ गया था जो मैंने यहाँ लिखा है, जो मैंने यहाँ लिखा है बच्चों। अगर ये एंगल थीटा था तो यहाँ ये भी थीटा आ गया था, क्योंकि थीटा यहाँ बहुत छोटा होता था, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा हो गया था, और थीटा की वैल्यू यहाँ आर्क यानी कि ये वाली वैल्यू एक्स मैंने ले लिया था अपान यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैपिटल डी ऐसे ले लिया था। ठीक है बच्चों, ऐसे। और इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन हम लोगों ने लगाया था। तो देखिए, क्योंकि हमें समझाना है तो पूरा मुझे बताना पड़ता है, इतना आप लोगों को शायद नहीं करना पड़ा होगा, आपको याद होगा बच्चों। डेल्टा जिसको मैं पाथ डिफरेंस कह रहा हूँ, पहला जो कंडीशन उन्होंने दिया है वो दिया है कि फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम 4 मिलीमीटर पे मिलता है बच्चों। मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए हमारे पास क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है बच्चों 1n लैम्बडा के इक्विवेलेंट होता है। याद करिए, यहाँ उल्टा होता था ना। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है यानी कि ये x डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, यहाँ के अंदर बच्चों ये n लैम्बडा के बराबर आ गया। तो हमसे यहाँ x की वैल्यू देखिए, x को दे रखा उन्होंने,
यक्स की वैल्यू हो जाएगा n लैम्डा डिवाइडेड बाई n लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ गया बच्चों, ऐसे आ गया। यहाँ के अंदर यक्स की वैल्यू उन्होंने दे रखा हमको 4 मिलीमीटर शायद दिया है ना, 4 मिलीमीटर है, ध्यान रहे मिलीमीटर में इसको दिया गया है। और यहाँ के अंदर वेवलेंथ हमको 400 नैनोमीटर के इक्वल दे रखा है। वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ के जगह पर 400 नैनोमीटर हो गया और ये मिलीमीटर है हमसे कहा गया है। और यहाँ पर कौन सा मिनिमा मिला है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, यानी n के जगह पर क्या आ गया 1, n के जगह पर क्या आ गया 1, और कैपिटल D अपान स्मॉल ए ऐसे हो जाएगा बच्चों। यहाँ से कैपिटल D अपान स्मॉल ए की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको दे रखा है, कैपिटल D भी दे रखा है और आपसे स्लिट की चौड़ाई पूछ रखा है, तो यहीं से सब निकल जाएगा बच्चों। देखो यक्स के स्थान पर आप रख लो यहाँ पर 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -3। n के स्थान पे पहला डिफ्रैक्शन मिनिमा है तो 1 हो गया। लैम्डा के स्थान पर 400 मिलीमीटर यानी 400 इंटू 400 नैनोमीटर, ध्यान दीजिएगा नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर है ये बच्चों। यहाँ पर इसको फिर से देख लेते हैं। यक्स के जगह पर आप रख लो 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। n के जगह पर आप रख सकते हैं बेटा यहाँ के अंदर कितना, कौन सा डिफ्रैक्शन मिनिमा की बात किया, पहला, n की वैल्यू 1 हो गया। और लैम्डा के स्थान पर बच्चों यहाँ 600 नैनोमीटर है, 600 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। कैपिटल D की वैल्यू आपको 2 मीटर के इक्वल दे रखा है, यहाँ 2 हो गया। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई स्मॉल ए। हमसे यही पूछा गया कि स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की विड्थ क्या होगी। बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है। यहाँ स्मॉल ए की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा बेटा 600 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ऐसे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये की वैल्यू जो यहाँ के अंदर आएगी, देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ से कैंसिल होके 300 आ गए। सॉल्व करेंगे 300 इंटू 10 की पावर -9, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पावर में +3 हो जाएगा। बच्चों ये की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर -6 और ये 2 जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4, ऐसे आ गए। या थोड़ा और यहाँ पर ऐसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, 0.3 इंटू 10 की पावर -3, इतना मीटर होने का सेंस हुआ। ये की वैल्यू हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। तो हमारा ये का जो वैल्यू यहाँ के अंदर आएगा बच्चों, स्लिट का विड्थ जो आ जाएगा वो हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारे पास होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों उन्होंने कहा है अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर फॉल्स ऑन द ग्लास प्लेट इमर्ज्ड इन वाटर। वाटर बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर फॉल्स ऑन ग्लास प्लेट इमर्ज्ड इन वाटर। एक ऐसे ग्लास प्लेट के ऊपर वो फॉल डाउन हो रहा है जो वाटर के अंदर पहले से इमर्ज है, उसके अंदर सस्पेंडेड होगा, वाटर के अंदर कहीं रखा होगा, डूबा हुआ उसके अंदर। When the incident angle is 51 degree, the reflected beam of light is found to be completely plane polarized. Okay. हमसे कहा गया रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। सॉल्यूशन आप सभी लोग देखो बच्चों, ये वाटर कहीं पे भरा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, ये वाटर है। चलो कोई कंटेनर रहा होगा, मान लिया ये वाटर है, ऐसे समझिएगा बच्चों। इसके अंदर कहीं पर अंदर बच्चों वाटर के अंदर कोई ग्लास का एक स्लैब होगा। सवाल का कहना यह है कि कोई ग्लास का स्लैब है जो वाटर के अंदर इमर्ज है और इसके ऊपर कोई यहाँ पर लाइट रे आके इंसिडेंट हो रहा है और ये कहा गया है
कि रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ पर कंप्लीटली पोलराइज हो गई है। कंप्लीटली पोलराइज हो जाने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पर जो ये एंगल रहा होगा ये पोलराइजिंग एंगल के बराबर रहा होगा। तो यहाँ ब्रिस्टल्स लॉ हम लोग लगाएंगे, tan IP लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर सिंपली हम लोग म्यू लिखते थे। ध्यान दीजिएगा, जब ये ग्लास प्लेट बाहर हवा से घिरा रहता था तो, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये बदल जाएगा। ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, बाहरी मीडियम क्या है वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर करते थे, फर्क नहीं पड़ता था। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर यहाँ लिया जाएगा। जनरली एक ग्लास होता था तो हम लोग क्या करते थे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एयर से घिरा होता था या वैक्यूम से, तो एयर का 1 हो जाता था, सिंपली हम लोग म्यू लिख देते थे। लेकिन यहाँ तो वाटर से घिरा है तो यहाँ पर हम लोग ग्लास का अपॉन वाटर का। और यहाँ पर बच्चों tan IP की वैल्यू उन्होंने हमको दिया है 51 डिग्री, 51 डिग्री, यही IP के बराबर होगा म्यू ऑफ दी ग्लास म्यू ऑफ दी वाटर। ऐसे हो गया बच्चों। हमसे उन्होंने फिर कहा है कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का यहाँ के अंदर क्या रहा होगा, जबकि वाटर का कितना है 4/3। tan 51 डिग्री की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर कितना होगा, tan 51 डिग्री की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगा ये तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ यहाँ के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने हमसे पूछ रखा होगा क्या, देखते हैं। यहाँ पर बच्चों ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई tan 51 डिग्री। तो म्यू जी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा बेटा म्यू ऑफ W, और म्यू ऑफ W का मतलब 4/3 मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ 51 डिग्री। अब देखिए tan 51 डिग्री की वैल्यू तो आपको याद नहीं होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग करके आता है, मुझे भी याद नहीं है। तो इसका एक काम करते हैं, वैसे तो यहाँ देना होना चाहिए था ऑथेंटिकली अगर कहें, लेकिन हाँ नहीं दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर बच्चों tan 45 डिग्री होता तो उसकी वैल्यू 1 होती, अगर वैल्यू 1 होती तो इसको देखिए 1.33 मल्टीप्लाइड बाई tan 51 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू बच्चों 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं। tan 45 कितना होता, tan 45 हमारे पास आ जाता है 1, और tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट में 3, और tan 54 पॉइंट समथिंग की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास जो ये वैल्यू होगा 1 से बहुत हल्का सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों इतने से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.33 से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि दुगना हो जाए। तो इस बेसिस पर स्लाइटली ग्रेटर देन 1.33। तो बच्चों इस तरह से अगर मैं ऑप्शन में जाऊं कि कौन सा यहाँ सही हो सकता है, तो बच्चों 1.091 तो हो नहीं सकता, 2.3 ये तो बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता, 1.647 और अगला तो 5 पॉइंट दिया है। तो बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग लेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों कहा गया है अ स्टेडी करंट इज पासिंग थ्रू अ लीनियर कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। चार्ज पासिंग पर सेकेंड का मतलब एक तरह से करंट की बात कर रहा है बच्चों। कोई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर सेकेंड एंट्री ले रहा है या एग्जिट कर रहा है बच्चों, उसी पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज को हम करंट कहते हैं। और करंट अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है तो करंट की वैल्यू सभी क्रॉस सेक्शन से सेम होता है। ठीक है बच्चों, अगर लीनियर कंडक्टर इस तरह से ले लिया जाए तो हर एक क्रॉस सेक्शन से करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम, यानी चार्ज पर सेकेंड की वैल्यू क्या होगी, सेम, भले वो नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ के लिए बच्चों जो हमसे पूछा गया है कि चार्ज पासिंग पर सेकेंड, ये डिपेंड किस पे करेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
और यही जवाब इसका सही भी होगा। फिर कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि हर एक क्रॉस सेक्शन से सेम करंट का फ्लो होता है, इसका मतलब चार्ज पासिंग पर सेकंड की वैल्यू सभी से क्या। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों हमसे कहा गया है किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ जी का जो सेकंड लॉ है पूरी दुनिया जानती है, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है और सेकंड लॉ बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी होगा। इसमें बच्चों इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट टिक करेंगे ऑप्शन बी, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं कि इसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम लोग मूव करेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाइए क्वेश्चन नंबर 19। देखें आप लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है 5 सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत बढ़िया। इफ ड्यू टू ओवरसाइट, बच्चों यहाँ ओवरसाइट गलती कोई हो गई होगी, कोई मिसकनेक्शन हो गया होगा, तो यहाँ पे अंदर का 1 सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, एक सेल गलती से गलत तरीके से कनेक्ट हो गया, तो कह रहा द इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, अगर सही सही कनेक्शन होता तो 5 सेल का कनेक्शन ऐसे होता 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों पांचों सेल का कनेक्शन ऐसे होता और पांचों आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव सबका अगर कनेक्शन ऐसे हुआ होता तो बच्चों यहाँ पर इक्विवेलेंट EMF हमारे पास सबके पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और EMF की वैल्यू E है। तो यहाँ पे बच्चों इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू मेरे पास हो जाता 5 टाइम्स ऑफ ही, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाता 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ये उस समय होता जब बिल्कुल सही से कनेक्शन हुआ होता, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है एक सेल इनकरेक्टली कनेक्टेड है। तो बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास पहला सेल और कोई भी एक इनकरेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लो दूसरे को मैंने अलग पोलरिटी में रख दिया और बाकी सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी में जैसे होना चाहिए था वैसे हैं, बल्कि जबकि एक सेल बच्चों इनकरेक्टली कनेक्टेड हो गया। तो जब ये इनकरेक्ट हो गया बच्चों तो यहाँ पर इसका EMF E और एक का EMF E ये अगले वाले की EMF को कैंसिल कर देगा, किसी एक के EMF को ये क्या कर देगा, कैंसिल। इन दोनों का मैं इधर से जाऊं तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों का वोल्टेज का जो वैल्यू जोड़ करके हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉप हुआ तो यहाँ पर गेन हुआ, इन दोनों का मिलाकर 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों सेल एक दूसरे के EMF को कैंसिल कर देंगे। तो पूरे कॉम्बिनेशन का जो EMF मेरे पास अब बचेगा वो केवल और केवल इक्विवेलेंट EMF में मेरे पास आ जाएगा 3E, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगा, अभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस का पोलरिटी से कोई लेना देना नहीं होता बच्चों, आर 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 5 बार आएंगे तो यहाँ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी भी 5R के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर मैं देखूं कि करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर करेक्ट 3E5R होगा, और ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे दिस विल बी ऑप्शन वी है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों कहा गया है द टेम्परेचर कैपिटल T डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एज ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी होता है वो कैसे डिपेंड करता है बच्चों, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो यहाँ के लिए आपको पता है रेजिस्टिविटी जो होता है बच्चों किसी सेमीकंडक्टर के लिए वो एक्सपोनेंशियल मैनर में लगभग डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल टेक हियर दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन।